हाय फोक्स। तो हम आज कवर करने वाले हैं अपना यूनिट 4 सर्टिफिकेशन एंड मोबिलिटी। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जीते हुए देख लिया, फिर उसके बाद मैंने रात में कोल्ड ड्रिंक पी ली, जिससे मेरे गले की हालत ख़राब हो गई। फिर मुझे रिग्रेट हुआ कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए थी, विस्की पी लेनी चाहिए थी। पर से नो टू एल्कोहल। और आज हम कवर करते हैं सर्टिफिकेशन एंड मोबिलिटी। जल्दी से चलते हैं अपने सिलेबस पे। तो ये रहा हमारा सिलेबस। आज हम कवर करने वाले हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, टाइप्स, theories of social stratification, social mobility and its types। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए एक अच्छी सी किताब है एम शाह की, द न्यू स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, लेकिन वो आपको नहीं पढ़नी है। अभी स्ट्रैटिफिकेशन कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम आप उसको भी कवर करेंगे। ये रही हमारी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पहले हम समझते हैं है क्या। क्या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक हायरार्की है, या सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इनइक्वालिटी है, क्या है, या दोनों अलग अलग हैं, समझते हैं। तो सबसे पहली लाइन अगर हम देखें तो लिखा है ऑल सोसाइटीज आर मार्क्ड बाई डिफरेंस। ऑल सोसाइटीज आर मार्क्ड बाई डिफरेंस on various accounts like sex, wealth, skill, color, status, power and geography and so on. Such differences may be natural or man-made, but such differences rarely remain differences। मतलब कि कुछ differences हैं। देखो, हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ चीज़ें तो अलग होंगी। जैसे people from African society, people from Indian society, they both will be different। और उनके कलर में चेंज होगा, स्टेटस, पावर, ज्योग्राफी में चेंज होगा। कुछ माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, कुछ प्लेन्स में रहते हैं, कुछ ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, कुछ डेजर्ट रीजन में रहते हैं। तो सब में डिफरेंसेस तो होंगे। ये डिफरेंसेस नेचुरल भी हो सकते हैं, और मैन मेड डिफरेंसेस क्या होते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। और पर ये जो डिफरेंसेस हैं, ये सिर्फ डिफरेंसेस नहीं रह जाते, ये उससे कुछ आगे बन जाते हैं। मतलब जैसे मान लो दो लोग हैं, दो लोग में डिफरेंस है रेस का, एक ब्राउन स्किन है, एक वाइट स्किन है। ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है, ये डिफरेंस यहाँ तक ही नहीं है, इसके आगे भी जाएंगे। आगे कैसे? हम किसी एक चीज़ को ज़्यादा रिवॉर्ड करेंगे, एक चीज़ को कम रिवॉर्ड करेंगे। तो ये हो गए कि जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस नहीं बने रहे, वो इनइक्वालिटी, स्ट्रेटिफिकेशन, रिवॉर्डिंग, इन सब में चले गए। आगे हम इसी चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। सोसाइटी टेंड्स टू अटैच वैल्यूज ऑन सर्टेन डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सुपीरियर और इन्फीरियर, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल एंड सो ऑन। अटैचमेंट ऑफ दीज वैल्यूज लीड टू इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंसेस। देखो, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझेंगे। हम क्या करते हैं, अभी जो हमने डिफरेंसेस समझे कि कोई गोरा है, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, हम इन डिफरेंसेस में वैल्यू अटैच कर देते हैं। वैल्यू अटैच मतलब किसी एक को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे देते हैं, किसी एक को हम कम प्रेफरेंस दे देते हैं। तो ये हो गया, हमने वैल्यू अटैच कर दी इन्हीं डिफरेंसेस में। उसके बाद क्या हुआ? सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी की, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल की, कि कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है, कोई डिजायरेबल, कोई अनडिजायरेबल है। तो ये हमने वैल्यू अटैच कर दी। ये क्या है? सोशल है, ये सोसाइटी ने वैल्यू अटैच करी है। तो इन वैल्यूज को अटैच करने के बाद जितने भी सोशल डिफरेंसेस थे वो इनइक्वालिटी में बदल गए। मतलब पहले डिफरेंसेस हुए, उन डिफरेंसेस में हमने वैल्यूज अटैच करी, सोशल वैल्यूज, किसी को इन्फीरियर मान लिया, किसी को सुपीरियर मान लिया। अब उन्हीं वैल्यूज अटैच करने के बाद वही जो डिफरेंस थे, जो नेचुरल थे, वो सोशल डिफरेंस बन गए और वो इनइक्वालिटीज बन गई। वो इनइक्वालिटीज बन गई। अभी समझिए, अभी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं आया है कहीं, अभी इनइक्वालिटी तक हम पहुंचे। अब while while differences are created by nature, man creates inequality. Thus social inequality come into existence into everyday या every society। तो social inequality ऐसे सब सोसाइटीज में आ जाती है। This makes inequality cultural specific। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अभी पैरे बोर्डो भी आएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। दिस मेक इनइक्वालिटी culture specific। This inequalities occur in specific pattern। These pattern are understood through the concept of social stratification। ये इनइक्वालिटी बनी, इनइक्वालिटीज का मेन पर्पस क्या है? वो कल्चर के हिसाब से बनी है। मतलब हर सोसाइटी है, हर सोसाइटी का अलग कल्चर है, उसी कल्चर के हिसाब से उसके डिफरेंसेस हैं, उसी डिफरेंसेस के हिसाब से हमने उसमें वैल्यू अटैच करी, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन इंफीरियर, कौन सुपीरियर।
अब इन इंफीरियर सुपीरियर हमने कल्चर से ही लिया, तो जो इनइक्वालिटीज बनी आगे जाके वो कल्चर स्पेसिफिक ही बनी, और जो इनइक्वालिटी है वो एक पैटर्न बनाई, वो एक पैटर्न में ऑकर हुई, और उन्हीं पैटर्न को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्रोनोलॉजी समझिए आप, क्रोनोलॉजी ये कैसे डिफरेंसेस बने। डिफरेंसेस में हमने एक को रिवॉर्ड किया, एक में वैल्यूज लगाई, सोशल वैल्यूज, वो सोसाइटी कल्चर स्पेसिफिक थी, इनइक्वालिटीज बनी। इनइक्वालिटीज को समझने के लिए, इनइक्वालिटीज एक स्पेसिफिक पैटर्न में हुई, उन पैटर्न को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हम समझे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, ये होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब कुछ बोल्ड में लिखा है तो इम्पोर्टेंट है, मतलब या तो कोई थिंकर होंगे या तो कोई थिंकर से दी हुई डेफिनेशन होगी, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, नोट्स में ये सारे टेक्स्ट दिए हुए हैं, बिना मेरी ये साइड वाली फोटो के दिए हुए हैं, तो उसमें आप जल्दी रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन जरूरी है, टेक्स्ट जरूरी है। 16-17 तक मैक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद हम फालतू के वीडियोस देखेंगे, फिर उसके बाद हम की तैयारी कैसे करें, पेशेंस कैसे रखें, ये सब देखेंगे। और उससे पहले हम मैच देखेंगे किसका, ऑल द बेस्ट फॉर इंडिया न्यूजीलैंड। अभी समझते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच सोशल इनइक्वालिटी exist in form of structural hierarchy strata, one placed above the other. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक प्रोसेस है इन विच जो सोशल इनइक्वालिटी है वो स्ट्रक्चरल हायरार्की फॉर्म में, या एक दूसरे ऊपर से कोई एक ऊपर है कोई एक नीचे है, तो इन इनइक्वालिटीज को जब हम हायरार्किकल फॉर्म में रख रहे हैं, उस प्रोसेस को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इट इज डिफाइंड बाय सदरलैंड एंड मैक्सवेल एज a process of differentiation which places some people higher and the others than the others, मतलब कुछ को ऊपर कुछ को नीचे, वही हायरार्की बनाने की सदरलैंड एंड मैक्सवेल इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। स्ट्रेटिफिकेशन इज व्यूड एज अ प्रोसेस मतलब सोशल फेनोमेना, एज वेल एज मेथड मतलब मेंटल कंस्ट्रक्ट। एज अ सोशल प्रोसेस इट हैज 4 सब प्रोसेसेस। अभी समझते हैं सोशल प्रोसेस और मेथड, इन दोनों में क्या मतलब है कि ये क्या है। तो देखो, स्ट्रेटिफिकेशन असल में भी हो रहा है, पर कुछ समाज को हम समझने के लिए एक मेंटल कंस्ट्रक्ट भी बना देते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। नहीं समझ में आया, देखो फिर से। जैसे मान लो इंडियन सोसाइटी की बात करो, अभी इंडियन सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, तो जो रियल में है वो है सोशल प्रोसेस, जो सोशल प्रोसेस की तरह अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन को देख रहे हैं। पर ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं जिनको हम समझने के लिए उनमें हम एक मेथड की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज अ मेथड यूज कर रहे हैं, एक मेंटल कंस्ट्रक्ट असलियत में नहीं है वहां, पर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को एज अ मेथड यूज कर रहे हैं उस समाज को समझने के लिए, या उस समाज की इनइक्वालिटीज को समझने के लिए। बात समझ आई। अब जब हम इसको सोशल फेनोमेना देखते हैं तो इसके 4 सब प्रोसेस हैं, मतलब ऐसे ये हुआ, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, फिर ये प्रोसेस, और फिर सोशल सर्टिफिकेशन हो गया। देखते हैं वो 4 सब प्रोसेस हैं क्या। वो सब प्रोसेस हैं डिफरेंशिएशन, इवैल्यूएशन, रैंकिंग एंड रिवॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन अभी हमने समझा। डिफरेंशिएशन क्या था, जो नेचुरली ऑकर होता है, हर सोसाइटी में होता है। इवैल्यूएशन क्या था, उन्हीं डिफरेंसेस में हमने कुछ डिफरेंसेस को सुपीरियर बना दिया, कुछ डिफरेंसेस को इन्फीरियर बना दिया। वो अब इसको समझते हैं। डिफरेंशिएशन आर इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, डिजायरेबिलिटी एंड सो ऑन। इट लीड्स अ फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी एक्सेट्रा अमंग पीपल विथ डिफरेंसेस। ये हो गया, हमने उस डिफरेंसेस को इवेल्युएट किया। तीसरा क्या है, रैंकिंग। कुछ को हमने ऊपर दे दिया, कुछ को हमने नीचे रैंक किया। द डिफरेंसेस एंड इनइक्वालिटीज ऑल्सो डजंट एग्जिस्ट इन ऑब्जेक्टिव स्टेट्स बट आर कंपेयर्ड. Ranking is applied on people who share a common characteristics which are evaluated in terms of desirability and undesirability. मतलब जो इनइक्वालिटी और डिफरेंसेस थे ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये रिलेटेबल हैं, ये एक दूसरे से कंपेयर होते हैं कि अच्छा ये इतना ये इतना। फिर हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को
इवेल्युएट किया, उसको डिजायरेबल मान लिया, कुछ को अनडिजायरेबल मान लिया और उनको एक स्टेटा में रखा, वो हो गई रैंकिंग। अब जिनको हमने रखा है उनमें से कुछ को हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, कुछ को हम पनिशमेंट दे रहे हैं, वो हो गया रिवॉर्डिंग का। देखिए, आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड इवेल्युएशन सोसाइटी डेवलप्स अ सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज दोज बिलोंग टू डिफरेंट स्टेटा एंड स्ट्रेटिफिकेशन इज फर्दर रीइंफोर्स्ड। मतलब हमने कुछ पार्ट को रिवॉर्ड किया, कुछ पार्ट को रिवॉर्ड नहीं किया, तो इससे हमने और स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ा दिया। तो ये हो गए 4 सब प्रोसेस। अभी 2-3 नाम आएंगे इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पायरे-बोर्दू। पायरे-बोर्दू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछे भी जा चुके हैं और अगली बार भी पूछने के फुल चांसेस हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। और टीवी बॉटमोरे। अभी समझते हैं स्ट्रेटा। स्ट्रेटा इज ईदर ओपन और क्लोज। ओपन स्ट्रेटा हम क्लास सोसाइटी को बोल सकते हैं और कास्ट सिस्टम को हम क्लोज स्ट्रेटा बोल सकते हैं। तो इन क्लोज स्ट्रेटा मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। अभी हम मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो इन क्लोज स्ट्रेटा मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, कास्ट इज लार्जली अ क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन टाइप। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी आर द एग्जांपल ऑफ ओपन स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब ये ओपन क्लोज का मतलब क्या हुआ? देखो, क्लोज स्ट्रेटिफिकेशन मतलब जो हायरार्की सेट हुई है उसमें तुम्हें मूव करने के चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर तुम नीचे हो तो ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, ऊपर हो तो नीचे जाने के चांसेस भी बहुत कम है। पर जो ओपन स्ट्रेटिफिकेशन है वहां पे ये चेंज होता रहता है। अब कितना तेजी से हो रहा है वो अलग बात है, पर होता रहता है, चेंज होने के चांसेस होते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन बी ट्रेडिशनली क्लासिफाइड इनटू 4 फॉर्म्स बाय टीवी बॉटम और स्लेवरी, ई स्टेट, कास्ट एंड क्लास। इनको याद रखेंगे। अभी हम स्लेवरी, ई स्टेट, कास्ट एंड क्लास क्या होता है ये भी देखेंगे। और ये ट्रेडिशनली 4 तरह में हमने स्ट्रेटिफिकेशन को डिवाइड किया है। किसका कॉन्सेप्ट है? टीवी बॉटमोरे का। क्या है? सबसे पहला है स्लेवरी। टीवी बॉटमोरे बोलते हैं जो स्लेवरी है वो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर देखो तो स्लेवरी इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। Slavery is the earliest form of social stratification. It is legally recognized division of society into slaves and citizens. Citizens have a citizenship right, whereas the slaves don't have citizenship right. और ये कहाँ था? It is existed in most parts of Europe and other ancient nation between 500 BC to 600 BC. ठीक है, ये तो हम समझ गए, इसमें क्या ही समझाना है। ई स्टेट सिस्टम। ई स्टेट सिस्टम में अगर आप देखो तो क्लर्जी, शर्फ, फ्यूडलॉट्स, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू टीवी बॉटमोरे, अकॉर्डिंग टू टीवी बॉटमोरे, यहाँ तक, अकॉर्डिंग टू टीवी बॉटमोरे डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। मतलब जो ई स्टेट सिस्टम है ये लेटर फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब स्लेवरी के बाद आया है, विच अकॉर्डिंग टू टीवी बॉटमोरे डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। दे वर established in a Europe in 17th या 7th century and they lasted into 17th century. Each state are legally defined, which each state having special privileges and duties. Feudal state were also political groups. Each state include serfs, clergy and feudal lords. फ्यूडल लॉर्ड्स को ही हम नोबिलिटी बोलते हैं। तो जो ई स्टेट था उसमें 3 तरह के डिफरेंशिएशन हुए। पहला सर्व, क्लर्जी एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। The nobility were ordained to defend all, the clergy to pray for all, and the commoners to provide food for all. सबके अपने अपने काम डिफाइन किए गए। Feudal lords were in control of land also. Clergy and feudal lords controlled the economy and oppressed the serfs. A vestige of e-state system still remain in England, in which hierarchy titles are still recognized and some other person are also knighted for their services. ठीक है, वही क्लर्जी 3 सिस्टम है, सबके अपने अपने अलग काम है, तो ये भी एक तरह का सर्टिफिकेशन, एक हायरार्की बनाई गई। अब समझते हैं कास्ट, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, और कास्ट इज अ टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन विच ऑक्यूपेशन, स्टेटस एंड राइट्स आर फिक्स्ड बाय बर्थ। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कास्ट एज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। फिर सोशल क्लासेस, कास्ट बाय बर्थ। सोशल क्लासेस कैसे मिली? तो social classes may have existed since long but had a more definite origin in the feudal state of each state of Europe. Classes are the consequence of economic factor
According to Marx, the ownership of means of production is crucial factor that shapes the class system. Those who own the means of production like land and capital form one class and those who do not form another class. मतलब अगर हम सोशल क्लासेस की बात करें और उसमें हम कार्ल मार्क्स की बात करें तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं दो तरह की क्लासेस हैं। पहली वो जो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती हैं जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल, और दूसरी वो जो नहीं करती हैं। तो ये हो गई 4 फॉर्म्स बाय टीवी बॉटमोरे। अभी हम समझते हैं इनइक्वालिटीज और इक्वालिटी क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि ये इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल, ये कैपिटल को 4 पार्ट्स में किसने डिफाइन किया था। तो 4 पार्ट में डिफाइन किया था, एक थिंकर है, उनकी आप कोई भी रीडिंग उठा के देखोगे इतनी कॉम्प्लेक्स सी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो लिखते अच्छा है बट उनकी इंग्लिश थोड़ी बोर्दोन इंग्लिश है। अरे बोर्दोन मतलब पायरे बोर्दो, चलो नाम रिवील हो गया। पायरे बोर्दो ने डिफाइन किया है कैपिटल को, मतलब 4 पार्ट्स में उन्होंने बताया है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल। पहले हमें लगता था कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक ही है, लेकिन एक पर्सन के पास समाज स्टेटस भी तो होता है, उसके पास सिंबॉलिक कैपिटल भी तो है, कल्चरल कैपिटल भी तो है। अभी हम जब इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की बात करेंगे तब हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जेडी ब्रीमन के पास। जेडी ब्रीमन क्या बोलते हैं? जेडी ब्रीमन सजेस्ट दैट आउट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पर्सन which is natural and universal phenomena, inequalities or social evaluation of differences arises। मतलब जो डिफरेंसेस हैं, जो लोगों के बीच में डिफरेंस है, वो नेचुरल है, वो यूनिवर्सल है, बट इनइक्वालिटी और सोशल इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंसेस अराइजेस। आगे क्या है? दे आर रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल टू डिफरेंट सोशल ग्रुप विच आर इवेल्युएटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सोसाइटी, या विच आर इवेल्युएटेड डिफरेंटली बाय सोसाइटी। अगर कोई इंडिविजुअल है, वो कोई डिफरेंट ग्रुप से, मान लो उसका एसोसिएशन है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो इवेल्युएट होगा उसी ग्रुप से, और उसी ग्रुप से अलग तरह से इवेल्युएशन होगा जो सोसाइटी उसको इवेल्युएट करेगी। मान लो अगर कोई ऐसा, मान लो कोई संथली या फिर कोई पर्सन है जो नॉर्थ ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है या वेरी वेस्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, अगर वो किसी अलग टाइप की सोसाइटी में जाएगा तो हम वो जो उस तरह का वहाँ का जो समाज होगा, वहाँ की जो सोसाइटी होगी, वो उसको अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज के हिसाब से उसको एक तरह से इवेल्युएट करेगी। तो इससे डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, ये इसका रिजल्ट है, इनइक्वालिटी और सोशल इवेल्युएशन, डिफरेंस अराइज करना, या अलग सोसाइटीज, जैसे कोई अगर डिफरेंट मेंबर है तो हम उसको अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज के हिसाब से उसको इवेल्युएट करेंगे, जिससे इन एक तरह की इनइक्वालिटी दिखेगी। फिर उसको हम या तो हायर का या हायर स्टेटस में रख सकते हैं, लोअर स्टेटस में रख सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि हाउ सोसाइटी इवेल्युएट्स। बाद वाला क्या बोल रहा है? पैटर्न ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनइक्वालिटी। अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज मतलब सोशल रिसोर्सेज का अनइक्वल एक्सेस, लो ये तो हिंदी में वैसे बता दिया। In every society, some people have a great share of valued resource, for example, money, property, education, health, and power than others. These social resources can be divided into 4 forms of capital according to Paire Bourdieu। और ये 4 forms of capital हमने अभी ऊपर पढ़ी। इकोनॉमिक कैपिटल मतलब मटेरियल एसेट्स, इनकम। कल्चरल कैपिटल मतलब एजुकेशन, क्वालिफिकेशन और स्टेटस क्या है आपका सोसाइटी में। सोशल कैपिटल इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सोशल एसोसिएशन, आपका नेटवर्क कितना है, मतलब कितने लोग को आप जानते हो, कितने लोग आपको नहीं जानते हैं, ऐसा। और सिंबॉलिक कैपिटल सोशल स्टेटस और गुड रेपुटेशन, अब क्या तो स्टेटस तो इसमें भी आया और कल्चरल कैपिटल में भी स्टेटस आया। हाँ, ये सोशल स्टेटस है, वो स्टेटस है, उस स्टेटस में सब कुछ आ गया। सिंबॉलिक कैपिटल मतलब रेपुटेशन, कैसी लोग क्या इज्जत करते हैं या नहीं करते, ये हो गया सिंबॉलिक वाला। तीसरा पैर क्या बोलता है? ऑफन दीज फॉर्म्स ऑफ कैपिटल ओवरलैप, जैसे अभी हमने देखा दोनों टाइप के स्टेटस, एक स्टेटस यहाँ पे भी है सोशल स्टेटस, एक स्टेटस कल्चरल कैपिटल में भी है। ओवरलैप एंड वन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर। फॉर एग्जांपल,
अ पर्सन फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक कैपिटल can afford expensive higher education and can acquire cultural and education capital. Someone with influential relatives and friend, जो ये क्या हुई social capital, may through access to good advice, recommendation or information manage to get well paying job. तो एक फॉर्म ऑफ कैपिटल, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास इकोनॉमिक कैपिटल है तो तुम उस इकोनॉमिक कैपिटल को यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई लिखाई हायर करने में, तो तुम्हारी कल्चरल कैपिटल बढ़ गई। अगर तुम्हारे पास सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो तुम उसको यूज़ कर सकते हो इकोनॉमिक कैपिटल बढ़ाने के लिए। तो ये कैपिटल एक्सचेंज होती है एक दूसरे में। ये भी कौन बता रहा है हमको? पायरे बोर्डो बता रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, टाइप्स याद रखेंगे, एमसीक्यू आ सकता है धूमधाम से, आया भी है, पहले आया भी है। अब हम समझते हैं टाइप्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन इनइक्वालिटी। रूसो, मार्क्सिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट। तो अच्छा, रूसोज टाइप ऑफ इनइक्वालिटी ये क्या बोलते हैं? जो इनइक्वालिटी है नेचुरल और फिजिकल इनइक्वालिटी, मतलब रूसो ने दो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी बताई हैं। रूसो ने क्या, पहली क्या है? फिजिकल इनइक्वालिटी, और दूसरी है पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटी। नेचुरल और फिजिकल इनइक्वालिटी बॉडी, एज, हेल्थ, इन सब के रिलेटेड, और दूसरी है moral or political inequality, refer to difference in privileges that are established and authorized by consent of people themselves, power और honor। अब समझते हैं मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलेगा? अब तो आप समझ सकते हो कि मार्क्स मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा, क्योंकि अभी जब भी हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट टाइप हुई होता है, कुछ कि ये डिफरेंसेस हैं, समझते हैं। Marxists attribute inequality in society to the unequal access of forces of production. According to them, opportunities and resources are monopolized by few at the expense of others, which lead to inequality in society। मतलब ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये कुछ लोगों के हाथ में सीमित हैं। ये कुछ लोग ही उसको मोनोपोलाइज करके बैठे हुए हैं, बाकी सबके पास कोई एक्सेस है नहीं, जिससे सोशल इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ये पर्सपेक्टिव है मार्क्सिस्ट का। रूसो ने दो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी दिया, याद रखेंगे। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? जहां भी फंक्शनलिस्ट आ जाए तो समझ लो वो फेवर करेंगे समाज के एक फंक्शन में। फंक्शनलिस्ट मतलब सोसाइटी इज फंक्शनिंग एंड inequality is one part of it in order to function it। जैसे functionalists argue that inequality in society are inevitable as they ensure that all kind of job get done in society। Inequalities are the result of unequal capabilities of individual and they get unequal reward for that। देखो मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों ने मोनोपोलाइज कर लिया है रिसोर्स को। फंक्शनलिस्ट क्या बोल रहे हैं? इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि लोगों में क्वालिटी ही नहीं है। जिन लोगों के पास क्वालिटी है, जिन लोग जो उसके कैपेबल है उनको मिल रहा है, जो कैपेबल नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है। मार्क्सिस्ट क्या बोलता है? कुछ लोग ने मोनोपोलाइज कर लिया है, तो हमारे पास जब है ही नहीं तो हम कहाँ से बनेंगे? तो डायकोटोमी देखो, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। ये कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ये इसी को और ज़्यादा डिफाइन करते हैं। ये आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे मान लो ये अलग, अगर हम एक पैराग्राफ पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कास्ट, स्लेवरी, बॉन्डेज एक्सेट्रा आर सच एग्जाम्पल्स। किसके? इन्फोर्स करने के इनइक्वालिटी के। इनइक्वालिटी टेक्स अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी व्हेन दे आर प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी in different hierarchical pattern। Inequality exists at micro level as well as macro level globally। Nations are also divided as a first world country and third world country। Dependency theory expresses these inequality from a Marxist perspective। Dependency theory, वॉल्टर स्टीन, इमैनुअल वॉल्टर स्टीन, अभी हमने पढ़ा था एक लेक्चर पहले, शायद एक लेक्चर पहले हमने वही पढ़ा देखा था। तो डिपेंडेंसी थ्योरी अभी आपको पता है क्या है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री क्या होते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वो होते हैं जो कंज्यूम कर रहे होते हैं, मतलब एक इमेजिनरी लाइन खींची है, एक थिंकर है, उनका नाम नहीं याद है, तो उन्होंने ऐसे एक में एक लाइन खींची है, तो जो ऊपर है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, नीचे है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इन पैरा में वही लिखा है, ये आप समझ सकते हैं आराम से, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। अच्छा, एक पैरा और है, उसको हम समझ सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ये क्या है? ये वन ऑफ द मेजर है टू टैकल इनइक्वालिटी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है जो अमीर है उनसे ज़्यादा पैसा लो एज अ टैक्स, जो गरीब है उनसे कम पैसा लो एज अ टैक्स। तो अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज प्रोग्रेसिव टैक्स, जीएसटी या इनकम टैक्स? तो इसका आंसर आप बताना कमेंट्स में कि देखो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है क्या कि हम सोशल इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए, इनकम इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए हम अमीर से ज्यादा टैक्स लें, गरीब से कम टैक्स लें। ठीक, अब बताना इन दोनों ऑप्शन में किसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बोल सकते हैं? इनकम टैक्स को बोल सकते हैं या जीएसटी को बोल सकते हैं? कमेंट्स में बताना। आप कमेंट्स में रहने तो बताने को बता देते हैं, फिर फालतू में कहोगे इतना लेट वीडियो लाते हो, ऊपर से बोलते हो कमेंट्स में बताना, फिर पता नहीं उस कमेंट का रिप्लाई कब आएगा, पेपर आ जाएगा तब तक। तो इसमें से जो जीएसटी है वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है, जो इनकम टैक्स है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मतलब जीएसटी सबसे देखो सेम लेते हैं। तुमने अगर एक फ्रूटी नहीं, छोड़ो फ्रूटी से तो जुकाम हुआ है, जैसे मान लो तुमने एक कप लिया, अब इस कप पे जो टैक्स लगा, हमारे हिसाब लेंगे तो भी उतना ही टैक्स लगेगा, मोदी जी लेंगे तो पता नहीं टैक्स लगेगा नहीं, मोदी जी इज रॉन्ग एग्जाम्पल। मान लो मैं अगर ये टैक्स मैं अगर ये जो मैंने कप खरीदा है, मैंने भी सेम अमाउंट ऑफ टैक्स दिया है जितना हमारे सामने दिया है, तो जीएसटी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है, इनकम टैक्स है। वो बात अलग है कि अंबानी जी का इनकम टैक्स 0 है क्योंकि उनकी कोई इनकम ही नहीं है। तो इनकम टैक्स सबके लिए अलग अलग होता है, जो ज़्यादा इनकम है, जिनकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा इनकम देते हैं, जो वो ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं, और जिनकी इनकम है ही नहीं वो टैक्स ही नहीं देते हैं। तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जीएसटी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है। आप समझते हैं व्हाट इज हायरार्की? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है हायरार्की और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में। देखो इनइक्वालिटी लीड्स टू मेक, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बाद हायरार्की बनती है, पर अभी हम समझते हैं। तो जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, यहाँ पे पहले पैरा समझते हैं फिर हम समझते हैं। हायरार्की इन सोसाइटी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, while one views that in traditional society hierarchy exists but in modern society there is a stratification। तो देखो अगर तुम सिर्फ इस लाइन को समझो तो तुम्हें लगेगा कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो हायरार्की है, मॉडर्न सोसाइटीज में वही स्ट्रेटिफिकेशन है, पर चीजें इतनी सिंपल नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, हायरार्की प्रिवेल्स इन सोसाइटी बेस्ड ऑन castes or states and social inequality were legitimized as a natural given। देखो और stratification on the other hand is a feature of modern industrial society in which inequalities do exist but are not considered as a part of natural or divine order। देखो दोनों में फर्क क्या है? हायरार्की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ई स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट करती हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज में, हायरार्की को ये माना जाता है कि वो नेचुरल है, हायरार्कीज नेचुरल माना जाता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो मॉडर्न सोसाइटी का एक पार्ट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सोसाइटी का, और स्ट्रेटिफिकेशन को हम नेचुरल नहीं मानते, नेचुरल और डिवाइन नहीं मानते। हमें पता है कि हाँ ये बनाया गया है, अगर ये बनाया गया तो इसको हम दूर कर सकते हैं। तो एक तरह का क्योर है कि हम जब मॉडर्न सोसाइटीज में हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो हाँ, through stratification we are actually trying to decrease inequality or we are trying to eliminate the inequality। hierarchy and its implications ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम पहले ये पैराग्राफ देख लेंगे। नीचे कुछ पैराग्राफ्स हैं, हम ये फिगर अच्छे से समझ लेंगे, नीचे कुछ पैराग्राफ्स हैं वो आप खुद पढ़ सकते हैं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, ये जितने भी नोट्स हैं ये एक्चुअल में लगभग सेम है नितिन सांगवान के एक चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी के, लगभग सेम है। तो या तो आप वो पढ़ लेना, वो मत पढ़ना, या तो नोट्स पढ़ लेना, क्योंकि नोट्स में अच्छे से कटिंग वटिंग करके दे दिया गया है। वो पढ़ोगे तो फिर ये पढ़ें कि वो पढ़े, ये पढ़ें कि वो पढ़े, ऐसे हो जाएगा। तो मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया है कि ये वहाँ से ही है, ताकि फिर बाद में ये ना लगे ना हे प्लेजरिज्म प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए, पहले ही बता दो, कोड कर दो अच्छे से। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी लाइक स्टेप 1 हायरार्की और उसके इम्प्लीकेशन में स्टेप 1 इनइक्वालिटी लीड टू स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन लीड टू हायरार्की, हायरार्की क्या है? रिजल्ट्स इन अनइक्वल अपॉर्चुनिटी एंड रिवॉर्ड्स
फिर अनइक्वल रिवॉर्ड्स दोबारा हायरार्की को रीइंफोर्स कर देते हैं। देखो कैसे, पहले क्या आया, डिफरेंसेस आए, जो डिफरेंसेस हुए वो मैन मेड और नहीं सॉरी वो नेचुरल हुए। उन डिफरेंसेस के बाद हमने क्या बनाई, उसको कल्चरल वैल्यू दे दी, कुछ को हायर, कुछ को प्रायोरिटाइज किया, कुछ को कम प्रायोरिटाइज किया, तो सेम डिफरेंसेस इनइक्वालिटी में बदल गए। अब इनइक्वालिटी ने स्ट्रेटिफिकेशन बनाया। अब क्योंकि हमने लोगों को स्ट्रेटिफाई कर दिया तो उसको हमने एक हायरार्की में डाल दिया, तो स्ट्रेटिफिकेशन के बाद हायरार्की आ गई। हायरार्की ने क्या बोला, हायरार्की ने कुछ लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे दी, कुछ लोग को ज़्यादा रिवॉर्ड दिए, कुछ लोग को दिए ही नहीं। अब क्योंकि नहीं दिए तो ये ज़्यादा ऊपर चलते चले गए और ये जिनको नहीं मिले वो ज़्यादा नीचे चलते चले गए, तो इससे फिर से एक अनइक्वल रिवॉर्ड का सिस्टम आ गया और फिर से हायरार्की बनती चली गई। तो एक साइक्लिक प्रोसेस रिपीट 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 होता चला गया। ये है हायरार्की और हायरार्की के इम्प्लीकेशंस। इस पैरा में वही लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सक्लूजन, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अभी समझते हैं हम कि व्हाट इज एक्सक्लूजन। तो सबसे पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं। एक्सक्लूजन का बेसिकली मतलब है हमने किसी को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हमने उनको एक्सक्लूड कर दिया। क्या है डेफिनेशन? सोशल एक्सक्लूजन रिफर्स टू द वे इन विच इंडिविजुअल may become cut off from full environment in a wider society, full involvement in a wider society, or prevention of individual or group from having the same opportunities that all the available to the majority of the population। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हमने मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया, उनको वो प्रिविलेजेस नहीं दिए जो सबको मिल रहे हैं। नेचर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल or household experience multiple deprivation either of resources or of social link to the wider community or society, which prevents them from participating in the economic, social and political life of a society in which they are around। मतलब एक्सक्लूजन का ये मतलब नहीं है कि हमने उनको किसी एक चीज से एक्सक्लूड रखा, नंबर ऑफ चीजों से, तो उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं, उनका पार्टिसिपेशन ही हटा दिया। जैसे उनको उनको इकोनॉमी से दूर रखा, ये काम नहीं करना है, इतने बजे से इतने बजे तक ही बाहर निकलना है, उसके पहले नहीं निकलना है। सोशल एक्सक्लूजन, ज़्यादा लोग से बात नहीं करनी है, घर में रहना है, जो रिलेटिव्स हैं बस उनसे ही बात करनी है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, यू डोंट हैव अ राइट टू वोट, वोट देने नहीं जाना है, या वोट देने जाना भी है तो इसको ही देना है जिसको हम बताएंगे। तो ये क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हाउ यू कैन सी सोशल एक्सक्लूजन हैपनिंग। तो अलग तरह से ट्रीट करना, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, मार्जिनलाइजेशन आर टूल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट accidental but systematic. There is a systematic form in which the social exclusion happens. It is result of structural feature of society. It is a broader concept than poverty or inequality, as it may encompass both. Social exclusion is voluntary, involuntary. Social exclusion is involuntary, that is exclusion is practiced regardless of wishes of those who are excluded। मतलब सोशल जो एक्सक्लूजन है वो पोवर्टी और इनइक्वलिटी के परे है। मतलब जो सोशल एक्सक्लूजन है उसके अंदर ही इनइक्वलिटी और पोवर्टी आ जाते हैं अपने आप, और जो सोशल एक्सक्लूजन है वो इनवॉलेंटरी, मतलब वो आपकी चाहने से नहीं होगा। सोशल एक्सक्लूजन होगा, तुम सोशली एक्सक्लूड हो जाओगे बिना तुम्हारे चाहे या ना चाहे। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें पोवर्टी के बारे में भी कुछ लिखा है, क्योंकि पोवर्टी और इनइक्वलिटी आ गया है ना, ये आप पढ़ सकते हो। एक एग्जांपल देते हैं जिससे जल्दी समझ में आ जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। द सोशल एक्सक्लूजन अकॉर्डिंग टू रूथ लिस्टर, नेम थिंकर इंपॉर्टेंट, in the seminal work Poverty 2000 refers to the way in which an individual may become cut off from full involvement in the wider society or prevention of individual or group from having the same opportunities that are available to the majority of the population। सेम वही चीज बोली है जो डेफिनेशन में लिखी हुई है। It means being left out, so it can be voluntary or due to structural reason, which is a more prevalent and common understood form of social exclusion। लो, अभी तो हमने ऊपर समझा था इट इज इनवॉलंटरी, अभी ये वॉलंटरी कैसे आ गया? इसीलिए हम एग्जांपल देखेंगे। रिच पीपल
are never found sleeping on the pavement or under bridge like thousands of homeless poor people in cities and towns. मतलब सोशल एक्सक्लूजन बीइंग लेफ्ट आउट भी हो सकता है, और ये वॉलंटरी तब होगा जब स्ट्रक्चरल रीजंस की वजह से वॉलंटरी होगा, बाकी ये इनवॉलंटरी ही रहेगा। अब डायमेंशंस ऑफ सोशल एक्सक्लूजन देखते हैं। डायमेंशन मतलब अलग अलग तरह से हाउ कैन वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड डायमेंशन, या हाउ कैन वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड सोशल एक्सक्लूजन। जैसे सोशल राइट एक्सक्लूजन, सोशल राइट को प्रिवेंशन दे देना, तो ये सोशल राइट एक्सक्लूजन हो गया। इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, पॉवर्टी एक इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स नहीं मिले, जिससे कुछ ज़्यादा कमा रहे हैं कुछ कम कमा रहे हैं। लेबर मार्केट एक्सक्लूजन, अ केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब तुम्हारे पास काम ही नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब तुम्हारे पास काम है पर यू डिजर्व मोर देन दैट, तुमने स्किल्स बहुत हाई अचीव करी हैं लेकिन काम तुमको उससे कम का मिला है। सर्विस एक्सक्लूजन मतलब इन केस ऑफ कास्ट सिस्टम रेडियल सेग्रेगेशन, कास्ट सिस्टम में सर्विस एक्सक्लूजन मतलब कुछ कास्ट हैं उनको कुछ चीज करने के, जैसे मान लो टेम्पल एंट्री हटा दी, टेम्पल एंट्री नहीं है कुछ स्पेसिफिक कास्ट की, तो ये क्या है, सर्विस एक्सक्लूजन ही तो है। सोशल रिलेशन एक्सक्लूजन, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हो तो तुमसे कोई बात नहीं करेगा, ये सोशल रिलेशन एक्सक्लूजन है। आइसोलेशन फ्रॉम लार्जर सोसाइटी deals with issues like anomie and social integration. Extreme marginalization, multicultural societies. In case of multicultural societies में हम देखते हैं extreme marginalization। ठीक, अब ये समझते हैं, ये तो हो गए डिफरेंट डायमेंशन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, मतलब इस तरह के सोशल एक्सक्लूजन के डायमेंशन है। ये आएगा कभी नहीं, सोशल एक्सक्लूजन की डिफिनेशन आएगी और सोशल एक्सक्लूजन एज अ कॉन्सेप्ट आएगा। अभी स्ट्रेटिफिकेशन इन इक्वलिटी इन सोसाइटी प्रमोट्स exclusion as in a case of caste system and class etc. It is not same as poverty and has multiple dimension as shown above। मतलब जो सोशल एक्सक्लूजन है वो सिर्फ पोवर्टी तक ही लिमिट नहीं है कि सोशल एक्सक्लूजन का मतलब हमने किसी को पैसे नहीं दिए या कोई गरीब है तो वो सोशल एक्सक्लूडेड है, नहीं, इट हैज मोर टू दैट। कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिस्पॉन्स टू सोशल एक्सक्लूजन। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब अगर हमने सोशल एक्सक्लूजन कर दिया या सोशल एक्सक्लूजन जिस सोसाइटी में दिख रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस सोसाइटी पे। तो पहला है होमलेसनेस एज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। दूसरा डिलिंक्वेंट बिहेवियर एज फाउंडेड बाय इलियट क्यूरी। अपार्थाइड हमें देखने को मिलता है, अपार्थाइड मूवमेंट इन द साउथ इज एग्जांपल ऑफ रेडियल एक्सक्लूजन। और एक्सक्लूजन ऑफ दलित, ट्राइबल, वुमेन एंड डिफरेंटली एबल इन इंडिया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। रिस्पॉन्स एंड चैलेंजेस मतलब लोगों ने कैसे इस एक्सक्लूजन को दूर करने के लिए बीड़ा उठाया। पहला प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द कास्ट जेंडर एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। दूसरा लेजिस्लेशन टू कर्ब एक्सक्लूजन बट ऑफन प्रैक्टिस एज अ सटल लेवल। मतलब कुछ लेजिस्लेचर कुछ लॉ पास हुए जो एक्सक्लूजन को हटाने में मदद करें। नीड फॉर अ कॉन्स्टेंट सोशल कैंपेन टू चेंज अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी। अवेयरनेस और सेंसिटिव फैलाने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उसका रिस्पॉन्स और चैलेंज कैसे दे रहे हैं। वॉलंटरी एक्सक्लूजन अमंग एफिलुएंट एक्सक्लूसिव क्लब गेटेड कम्युनिटीज, इसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ एक्सक्लूजन सोसाइटल स्ट्रक्चर की वजह से वॉलंटरी भी हैं, जैसे गेटेड कम्युनिटीज बने, अभी हम देख रहे हैं देयर आर इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ गेटेड कम्युनिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिफ्ट्स इन अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट के लिए है जो रह रहे हैं रेसिडेंशियल लिफ्ट, एक है सर्विस लिफ्ट जो सर्विस कर रहे हैं उनकी लिफ्ट। और उसके बाद क्या है, सेल्फ एक्सक्लूजन इज अ केस ऑफ डिलिंक्वेंसी, ड्रग एडिक्शन और स्कूल ड्रॉप आउट्स। मतलब जो अपने आप से एक्सक्लूडेड है, मतलब जो इंडिविजुअल एक्सक्लूजन है कि कहीं मन नहीं लग रहा है तो वो ड्रग एडिक्ट बन जा रहे हैं, या ड्रग एडिक्शन की वजह से सोशली एक्सक्लूड हो जा रहे हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। अब ये ओवरऑल क्रक्स है इन पैराग्राफ्स का जो नीचे दिए हुए हैं। आप ये पैराग्राफ्स आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट्स हैं, नोट्स में पैराग्राफ अच्छे से दिए हुए हैं, उसमें आप पढ़ लेंगे एंड नोट्स जरूर पढ़ेंगे क्योंकि नोट्स में इसी का और वाइडर रूप है। तो
इस वीडियो में इतना ही। अभी आप बोल रहे होंगे कि पूरा यूनिट तो ख़त्म नहीं हुई, सोशल मोबिलिटी तो बची है। तो हाँ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का मतलब है कि हम इंडिया न्यूजीलैंड के मैच से पहले ही आपका वो वीडियो आ जाएगा, क्योंकि तब तक थोड़ी और तबीयत ठीक हो जाएगी। अभी मेरे गले फट जाएगा अगर मैंने ज़्यादा बोला तो। गर्म पानी पे जिंदा हूँ अभी मैं। तब तक के लिए बाय फोक्स। मैच देखेंगे, इंडिया को जिताएंगे, पर उसके पहले सोशल मोबिलिटी पढ़ लेंगे। फिर हम इंडियन सोसाइटी पढ़ने जाएंगे। इंडियन सोसाइटी के लिए एक अच्छी सी किताब है, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी बाय एम शाह। आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी खरीदी नहीं है, आरटीएल से मैंने ले ली है, रतन टाटा लाइब्रेरी से। आपको भी मिल जाएगी जब आपका एडमिशन हो जाएगा डीयू में या डीएससी में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जेएनयू में। दोनों में अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं। रतन टाटा लाइब्रेरी वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी है, अम्बेडकर लाइब्रेरी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी। तो जल्दी से सिलेक्शन लेंगे, फिर ये सब किताबें पढ़ेंगे, तो फिर हम रियल टेक्स्ट पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा कि व्हाट इज़ रियल सोशियोलॉजी। अभी तो काम चल रहा है सोशियोलॉजी में। तब तक के लिए बाय फोक्स, मिलते हैं आपको सोशल मोबिलिटी वाले वीडियोज़ में।